नमस्ते बच्चों। क्लास 12th का चैप्टर 5 उसका एक टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ में इस टॉपिक को डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहली बात, पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है? तो बच्चों, इट इज द एनालिसिस ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट in a family history and it is represented in form of a family ट्री। यानी कि हम क्या करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए कोई भी एक फैमिली ली, उस फैमिली के जो भी हिस्ट्री के अंदर जो भी फिनोटिपिक कैरेक्टर होते हैं, फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, उन फिनोटिपिक कैरेक्टर्स की लिस्टिंग की जाती है और उसके बेस पे हम एक फैमिली ट्री को डिजाइन करते हैं। ये जो फैमिली ट्री बनता है, ये फैमिली ट्री हमारी हेल्प करता है ये एनालाइज करने में कि इस फैमिली के अंदर किस तरह से कोई पर्टिकुलर ट्रेट जो है उसका इनहेरिटेंस हो रहा है, यानी कि कोई भी कैरेक्टर जो है वो कैसे उस फैमिली के अंदर मूव कर रहा है। तो इसको एनालिसिस करने के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस को यूज करते हैं। अब इसको क्यों करना है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों देखो, हमारे जो ह्यूमन जेनेटिक्स है उसमें पेडिग्री एनालिसिस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल की तरह हमारी हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है? क्योंकि इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं उसको देखना। इसकी मदद से हम ट्रेस कर सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट। कोई एबनॉर्मलिटी हो रही है अगर जीन्स के कारण उसको, या फिर कोई डिजीज है जो उस फैमिली के अंदर इनहेरिट कर रही है, तो हम इन सब चीज़ों के पैटर्न को पता कर सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू। और इस पैटर्न को पता करके हम उस फैमिली हिस्ट्री को और फर्दर जो फ्यूचर में प्रोजेनीज आनी है उसमें किस तरह से इनहेरिटेंस होगा कैरेक्टर्स का या ट्रेड्स का या कोई एबनॉर्मलिटीज का या किसी डिजीज का, तो ये सारी चीज़ों को हम पता कर सकते हैं इस पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू। ओके, तो हिस्ट्री भी पता कर सकते हैं और फ्यूचर में भी किस तरह की मीटिंग कराने से क्या पॉसिबल जीन कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ये सारी एनालिसिस करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है जिसको हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। अब पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए बच्चों बहुत सारे सिंबल्स हमारे काम में आते हैं। तो सबसे पहले हमें उन सिंबल्स को जानना ज़रूरी है। तो देखो, यहाँ पर मैंने सारे सिंबल्स आपके लिए बना दिए हैं, इसको हम बस समझ लेते हैं। पेडिग्री एनालिसिस के लिए जो हम फैमिली ट्री बनाते हैं उसमें मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसा स्क्वायर बनाते हैं, फीमेल को सर्कल से। और अगर फैमिली हिस्ट्री में कोई एक इंडिविजुअल है जिसका कि अगर सपोज सेक्स नहीं पता कि भाई वो मेल है या फीमेल है, तो हम उसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं। और अगर हम ये सिंबल ड्रॉ करने के बाद में उसके अंदर किसी नंबर को लिख देते, जैसे यहाँ पर मैंने 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि किसी एक जनरेशन के अंदर 2 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनके की हमें सेक्स नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है। ओके, सो ये जो 2 लिखा हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि कितने इंडिविजुअल्स हैं जिनका हमें सेक्स नहीं पता, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो 1 2 3। देखो, 4th नंबर पे अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, अगर अफेक्टेड मेल है तो हम उसको इस तरह से पूरा फिल कर देते हैं, अगर अफेक्टेड फीमेल है तो सर्कल को पूरा फिल कर लेते हैं, और अगर अनस्पेसिफाइड सेक्स है तो हम इस सिंबल को भी उसको फिल कर देते हैं। और हम यहाँ फिलिंग करने के लिए जनरली रेड कलर को यूज़ करते हैं। और नॉर्मली जब हम लोग इसको कॉपी में ड्रॉ करते हैं तो हम इस तरह की लाइनिंग्स बनाकर भी फिलिंग को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह से स्क्वायर या सर्कल्स फिल्ड है तो इसका मतलब है कि वो अफेक्टेड इंडिविजुअल को बता रहा है। ओके, मेटिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है कि एक सिंगल लाइन से मेल और फीमेल को ऐसे कनेक्ट करके शो किया जाता है। मेल और फीमेल के जो सिंबल्स हैं उसको ऐसे एक सिंगल लाइन से कनेक्ट करते हैं, ये शो कर रहा है इनके बीच में मेटिंग को। और अगर मेटिंग बहुत ही क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में हो रही है, क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल के बीच में हो रही है, तो हम उसको ऐसे 2 लाइंस के साथ में कनेक्ट करते हैं, मेल और फीमेल के सिंबल्स को।
ओके, तो ये सिंबल्स हमारे फैमिली ट्री बनाने में हमारे बहुत काम आएंगे। अब देखो यहाँ पर मैं आपके लिए एक फैमिली ट्री को ड्रॉ कर रही हूँ, तो आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। देखो किस तरह से फैमिली ट्री ड्रॉ होती है। ये एक मेल इंडिविजुअल है फैमिली का, और ये फीमेल इंडिविजुअल, ओके, और ये इसके बीच में लाइन बना दी, यानी कि मीटिंग को प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये हमारी बन गई अब पेरेंट जनरेशन, क्योंकि हम यहाँ से ही एनालिसिस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो आगे मैंने यहाँ पर इस तरह से लाइन शो करी, और यहाँ पर मैं कुछ सिंबल्स बना रही हूँ, आप आइडेंटिफाई करो। फर्स्ट, ये मैंने सेकंड सिंबल बनाया, ये मैंने बनाया थर्ड सिंबल, और ये मैंने बना दिया एक और सिंबल यहाँ पर। ठीक है, देखो मैंने इस तरह से यहाँ पर सिंबल बना दिए। अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाती हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने इसको और आगे बढ़ाया, ये मैंने एक और मीटिंग शो करी है, और इस मीटिंग का मैं ये ऐसे रिजल्ट शो कर रही हूँ। इस तरह से, ओके, तो ये मैंने एक छोटी सी फैमिली ट्री बनाई है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखो बच्चों, फैमिली ट्री को कैसे हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छे से आप फैमिली ट्री को ऑब्जर्व करना सीखोगे, उतने अच्छे से आप पेडिग्री एनालिसिस को सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो ये जो पेरेंट जनरेशन होती है, इसको हम जनरेशन फर्स्ट कहते हैं। ये पूरी जनरेशन ये कहलाती है सेकंड जनरेशन, और ये है हमारी थर्ड जनरेशन। तो यहाँ पर जो मैंने फैमिली ट्री बनाया है वो 3 जनरेशन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद में यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हमें लिखने होते हैं। कैसे लिखे जाते हैं वो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पर मैंने जो फैमिली ट्री बनाया है उसमें मैंने 9 इंडिविजुअल्स को प्रेजेंट किया है। अब इसको कैसे स्टडी करना है, कैसे पढ़ना है वो देखना। ये क्या है, दिस इज द सिंबल फॉर मेल। तो ये क्या है, ये है फादर। सर्कल हम फीमेल्स के बनाते हैं, तो ये है मदर। और ये जो फादर और मदर हैं, इनसे ये टोटल 4 चाइल्ड जो है इनके हुए सेकेंड जनरेशन में। ओके, तो बच्चे जो हुए 4 चाइल्ड हुए, इंडिविजुअल नंबर 1 एंड 2 से जो 4 चाइल्ड्स हुए, उनके चिल्ड्रन हुए, उनके इंडिविजुअल नंबर क्या है, उनके इंडिविजुअल नंबर है 4 5 6 एंड 7। 4 क्या है, 4 है एक मेल। 5 क्या है, 5 है एक फीमेल, लेकिन वो फीमेल कैसी है, वो अफेक्टेड है किसी ना किसी डिजीज के साथ में, या किसी ना किसी ट्रेट को, हम जिस ट्रेट को स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर पेडिग्री में। नंबर 6 क्या है, 6 एक मेल है, लेकिन वो भी अफेक्टेड है। और 7 क्या है, 7 कोई एक इंडिविजुअल है जिसका कि हमें सेक्स नहीं पता। ठीक है, अब आगे देखो पेडिग्री को हम आगे बढ़ते हैं। ये जो 4 नंबर वाला मेल था, इसकी मैरिज हुई 3 नंबर का जो इंडिविजुअल है, 3 नंबर के इंडिविजुअल पे हमने एक फीमेल को बनाया है। ठीक है, तो इस मेल की मेटिंग को शो कर रहा है 3 नंबर इंडिविजुअल के साथ में। और इन दोनों की मेटिंग से जो प्रोजेनीज हमें मिली है, उस प्रोजेनी में हमारे पास 2 इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल नंबर 8 एंड इंडिविजुअल नंबर 9। इंडिविजुअल नंबर 8 क्या है, इंडिविजुअल नंबर 8 एक फीमेल है जो नॉर्मल है, किसी भी कोई भी उसमें बीमारी नहीं है, या डिजीज नहीं है, या अफेक्टेड नहीं है। और इंडिविजुअल नंबर 9 जो है वो क्या है, दैट इज अ मेल विच इज अफेक्टेड। तो इस तरह से फैमिली ट्री को हमें पढ़ना आना चाहिए। तो यहाँ पर अपन ने क्या बात सीखी कि फैमिली ट्री को स्टडी कैसे करते हैं। इसको स्टडी करना पेडिग्री एनालिसिस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए जनरेशन्स, हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, हमें पता होने चाहिए ये सारे सिंबल्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके,
अब अगर आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई हैं तो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि किस तरह के पैटर्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस के ऊपर हम जनरली ये 3 पैटर्न पे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला पैटर्न ये होता है कि आपसे ये पूछा जाता है, एक कोई पेडिग्री एनालिसिस का आपको एक कोई फैमिली ट्री बना दिया जाएगा वहां पर, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए द ट्रेट इज ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड, है ना, या ये बताना है आपको कि इस फैमिली ट्री के अंदर जो हम ट्रेट स्टडी कर रहे हैं वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे लिंक्ड है या सेक्स क्रोमोसोम पे लिंक्ड है। तो ये तो है पहला पैटर्न। सेकंड पैटर्न जिसपे क्वेश्चन बनते हैं वो है द ट्रेट इज डोमिनेंट और रेसेसिव। ठीक है, पहली बात तो ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, दूसरा ये डोमिनेंट है या रेसेसिव है। तो ये 2 तरह के क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर बनते हैं। तीसरा जो पैटर्न पूछा जाता है वो हमारा होता है ब्लड ग्रुप के ऊपर बेस्ड, जहां पर आपसे पहली बात तो ये पूछी जा सकती है कि प्रोबेबल जीनोटाइप्स फॉर द गिवन ब्लड ग्रुप्स, यानी कि आपको कुछ ब्लड ग्रुप्स वहां दे रखे होंगे और इन ब्लड ग्रुप्स के लिए आपको जीनोटाइप्स को पता लगाना है। या फिर सेकंड इसमें पैटर्न होता है कि आपसे पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स पूछे जा सकते हैं। आपको फादर और मदर का ब्लड ग्रुप दे दिया और आपसे जो फर्दर प्रोजेनीज है उनके पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स पूछे जा सकते हैं। तो ये ब्लड ग्रुप वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको जो हम लोगों ने कोडोमिनेंस इस चैप्टर में पढ़ा है उसमें आपने सारे तरह के जीन एलील्स के बारे में पढ़ा है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स को डिसाइड करते हैं। ओके, तो ये जीन एलील्स के बारे में आप पढ़कर आए हो और आप ये भी पढ़कर आए हो कि हर ब्लड ग्रुप के लिए क्या क्या पॉसिबल जीनोटाइप कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप ए के लिए ये 2 कॉम्बिनेशंस होंगे, ब्लड ग्रुप बी के लिए हमारे पास में ये 2 जीनोटाइप्स हो सकते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो जीनोटाइप ये होगा, और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो हमारे पास में जीन एलील्स दोनों रेसेसिव प्रेजेंट होंगे। तो ये चीज़ें आप पढ़ चुके हो, तो अगर आपको इतना सा आप अपने दिमाग में रखोगे कंसेप्ट तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, जो यहाँ 3 नंबर में मैंने आपको पैटर्न बताया है। ठीक है, अभी अपन 3 नंबर के पैटर्न पे इतना आपको समझना है, ये क्लियर हो जाएगा और इसकी प्रॉब्लम्स को अपन बाद में लेंगे, ये बहुत इजी रहता है। अभी हमारे साथ प्रॉब्लम आती है यहाँ पर कि कैसे पहचाने कि कोई ट्रेट ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, या ये हम कैसे पहचाने कि कोई ट्रेट डोमिनेंट है या रेसेसिव है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ क्लूज देने जा रही हूँ। आप उन क्लूज को ना बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और उनको याद कर लेना। फिर हम उन क्लूज के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहला क्लू जो आपको कॉपी में लिखना है वो हमारे इस फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करता है, यानी कि ये प्रॉब्लम अगर आ जाती है कि आपको पता लगाना है कि ट्रेट ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, तो ये जो क्लू यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आपकी हेल्प करेगा। ओके, तो क्या है, इफ द ट्रेट इज ऑब्जर्व्ड इन बोथ याद रखना, बोथ मेल एंड फीमेल चाइल्ड, है ना, अगर कोई ट्रेट है वो मेल और फीमेल चाइल्ड दोनों में ऑब्जर्व हो रहा है तो वो हमेशा ऑटोसोमल होते हैं। ठीक है, जैसे एक देखो सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। ये है फादर मदर और ये एक फैमिली मैंने शो करी, ये मेल चाइल्ड है, ये फीमेल है, अगेन ये फीमेल है। ठीक है, और अगर यहाँ पर मैं इसको ऐसे शो कर दूं, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ये जो पेरेंट्स है फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, तो सेकंड जनरेशन में जो मेल चाइल्ड है और जो फीमेल चाइल्ड है दोनों के अंदर हमें जो भी ट्रेट हम स्टडी कर रहे हैं ना, वो ट्रेट हमें दोनों के अंदर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रेट है ये कैसा है, दिस इज
ऑटोसोमल ट्रेट। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको। क्या ऑब्जर्व करना है? आपको ऑब्जर्व करना है फैमिली ट्री के अंदर कि भाई जो ट्रेट है वो क्या मेल और फीमेल दोनों चाइल्ड में बराबर जा रहा है। बराबर मतलब दोनों में जाना चाहिए। ठीक है, अगर मेल और फीमेल दोनों में वो कैरेक्टर मूव कर रहा है तो इसका मतलब वो कैरेक्टर ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर लिंक है। क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर। ओके, अब मूव करते हैं अपन सेकंड पॉइंट के लिए कि भाई ट्रेट डोमिनेंट है या रेसेसिव है। तो यहाँ पर अभी हम बात करने जा रहे हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट की। क्लियर? ऑटोसोमल डोमिनेंट की यानी कि जीन कहाँ प्रेजेंट है? जो ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है वो हमारे ऑटोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। अब ये ऑटोसोम के ऊपर प्रेजेंट तो है, पर ये डोमिनेंट है कि नहीं, इसको कैसे पता लगाएंगे? तो इसको पता लगाने के लिए 3 पॉइंट है हमारे पास में। नंबर फर्स्ट, अच्छा देखो यहाँ फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है ना, ये दोनों एक जैसे ही हैं, मतलब एक ही बात को दो तरह से लिखा गया है। तो बात क्या है वो समझना। द ट्रेट मस्ट बी ऑब्जर्व्ड इन एवरी जनरेशन। एवरी जनरेशन यानी कि जो ट्रेट हम स्टडी कर रहे हैं वो हर जनरेशन में हमें दिखना ही चाहिए। जैसे किसी एक जनरेशन के अंदर सपोज ये फादर है, ये मदर है और ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, सॉरी, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है, ये हमारी सेकंड जनरेशन है और ये मैं यहाँ पर एक और थर्ड जनरेशन को प्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, ये 3 जनरेशन है। अब यहाँ मैं क्या कह रही हूँ, द ट्रेट मस्ट बी ऑब्जर्व्ड इन एवरी जनरेशन। ये ट्रेट जो है ये हर जनरेशन में दिखाई देना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में भी हमें दिख रहा था, इसके बाद में ये सेकंड जनरेशन आ गई, यहाँ भी हमें ये करेक्टर दिखाई दे रहा था, है ना, और फिर थर्ड जनरेशन आ गई, इसमें भी करेक्टर हमें दिखाई दे रहा था। तो इसका मतलब करेक्टर हर जनरेशन में दिखाई दे रहा है। सेकंड पॉइंट देखो, इट डज नॉट स्किप एनी जनरेशन। जो भी करेक्टर है वो हर जनरेशन में जा रहा था और उसने किसी भी जनरेशन को स्किप नहीं किया। तो इसका मतलब है कि वो करेक्टर कैसा है? डोमिनेंट करेक्टर है, इसीलिए वो हर जनरेशन में हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, और दूसरी बात और देखो, अफेक्टेड पेरेंट्स में प्रोड्यूस द नॉर्मल चाइल्ड। मान लो यहाँ पर फादर मदर दोनों अफेक्टेड थे, ये हो गए अफेक्टेड पेरेंट्स, लेकिन इन अफेक्टेड पेरेंट्स ने भी एक नॉर्मल चाइल्ड को यहाँ पर सेकेंड जनरेशन में प्रोड्यूस किया है। तो ये एक सेकेंड क्लू है जो हमें बताता है कि अगर हमें ऐसी सिचुएशन दिख रही हो कि पेरेंट्स तो अफेक्टेड है लेकिन उनका कोई ना कोई एक चाइल्ड नॉर्मल भी हो सकता है, तो ये हमें बताता है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट करेक्टर है। ठीक है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए हमें ये 2 क्लूज ध्यान रखने हैं। पहला, कोई भी जनरेशन स्किप नहीं होनी चाहिए, हर जनरेशन में वो ट्रेट दिखना ही चाहिए। और सेकेंड क्लू है कि अगर पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो भी नॉर्मल चाइल्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 क्लूज हमें लेके चलने किसके लिए? ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए। अब देखते हैं ऑटोसोमल रेसेसिव के लिए। ऑटोसोमल रेसेसिव के लिए जो पहला क्लू है वो फर्स्ट का उल्टा है, यानी कि द ट्रेट मे बी स्किप्ड इन एनी जनरेशन। ऐसा हो सकता है कि वो ट्रेट हमें एक जनरेशन में तो दिखाई दे रहा हो लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में हमें दिखाई नहीं दे, है ना। सो इट मे बी स्किप्ड इन एनी जनरेशन। जैसा कि बच्चों अपन को पता है ना रेसेसिव ट्रेट के बारे में कि जब तक हमको दोनों के दोनों होमोजाइगस रेसेसिव जीन एलील्स नहीं मिलते तब तक वो ट्रेट हमें दिखाई नहीं देता, है ना। ये बात अपन को पता है ना। तो इस बात को दिमाग में रखना कि हो सकता है ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट हमें किसी जनरेशन में दिखाई नहीं भी दे। ओके, और सेकंड क्लू कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, 2 पेरेंट्स फादर और मदर दोनों ही अफेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि इनकी जो नेक्स्ट प्रोजेनी बन रही है उसमें हमें अफेक्टेड चाइल्ड दिखाई दे। ये अफेक्टेड फीमेल चाइल्ड दिख रहा है ना, और जबकि पेरेंट्स जो है फर्स्ट जनरेशन के वो अफेक्टेड नहीं है। ओके, तो ऐसा अगर कोई केस बनता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, ये
ऑटोसोमल रेसेसिव को बता रहा है। ये क्लू है ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट का। क्लियर? तो हमने 3 क्लूज पढ़ लिए। पहला तो हमने पढ़ा था जहाँ पर हमने क्या बात करी थी कि मेल और फीमेल चाइल्ड दोनों में हमें वो अगर करेक्टर दिखाई दे रहा है, ट्रेट दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑटोसोमल है। सेकंड हमने क्या बात कर ली कि अगर ट्रेट जो है वो हर जनरेशन में दिखाई दे रहा है और अफेक्टेड पेरेंट्स हैं वो भी नॉर्मल चाइल्ड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का क्लू है। और थर्ड हमने बात कर लिया ऑटोसोमल रेसेसिव के लिए कि ट्रेट जो है वो स्किप भी कर सकता है किसी जनरेशन को, और अनअफेक्टेड पेरेंट्स जो है वो भी अफेक्टेड चाइल्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम लिंक डोमिनेंस की। ठीक है, अगर हमारा जो जीन है, जिस किसी भी ट्रेट को हम स्टडी कर रहे हैं, उसका जो जीन है अगर वो एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक है और वो अगर डोमिनेंट है, तो हमें क्या क्लूज मिल सकते हैं? तो देखो, पहला क्लू है ऑल फीमेल चाइल्ड ऑफ एन अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड। कैसे? फैमिली ट्री है, ठीक है, ये है एक अफेक्टेड फादर, ये है नॉर्मल मदर, फर्स्ट जनरेशन पेरेंट्स। ओके, अब क्या बात है? बात ये है कि इस जनरेशन के अंदर जितनी भी फीमेल चाइल्ड होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? अफेक्टेड होंगे। लेकिन जो सन होगा, यानी कि जो मेल चाइल्ड होगा, वो अनअफेक्टेड होगा। तो ये सीन अगर आपको कहीं दिखाई देता है तो ये क्लू है। ये क्या बता रहा है हमें? ये हमें बता रहा है कि ये जो ट्रेट है, ये जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है, ये सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड के कारण है, और सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड जो जीन है वो डोमिनेंट जीन है। ठीक है, तो फीमेल चाइल्ड से जो जीन है वो अफेक्टेड फादर फीमेल चाइल्ड को देगा। कौन देगा? अफेक्टेड फादर देगा। ठीक है, और वो जो ट्रेट है वो कभी भी फादर से सन में ट्रांसफर नहीं होगा। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी बात आपको यहाँ और समझाती हूँ। देखो, ये अफेक्टेड फादर है, अफेक्टेड फादर को मैं ये ऐसे शो करती हूँ, ठीक है, और ये इसका वाई जीन, मदर इज नॉर्मल XX। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? ये बन गया फर्स्ट गैमेट, ये बन गया सेकंड गैमेट, और यहाँ पर दोनों गैमेट्स कैसे बनेंगे? नॉर्मल X बनेंगे। अब सिंपल मैं यहाँ पर एक पुनेट स्क्वायर बनाती हूँ और आपको इस पैटर्न को और भी थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। ये मैंने एक पुनेट स्क्वायर बनाया है और ये मैं यहाँ पर गैमेट्स को शो कर रही हूँ। क्लियर? ये मैंने मेल गैमेट्स लिख दिए और यहाँ पर मैंने फीमेल गैमेट्स लिख दिया। अब देखो, मैं क्रॉस करवा रही हूँ, तो ये देखो फर्स्ट क्रॉस, ये देखो सेकंड क्रॉस, थर्ड क्रॉस, ये देखो फोर्थ क्रॉस। तो अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो कि ये जो दो कॉम्बिनेशंस मिले हैं, ये क्या है? दीज आर द फीमेल चाइल्ड्स, और दोनों के दोनों फीमेल चाइल्ड्स जो दिख रहे हैं हमें पूरा 50% रेशियो, 50% फीमेल है और 50% मेल है, और ऑल द फीमेल, सारी के सारे फीमेल चाइल्ड जो है वो अफेक्टेड है। यही हमारा पहला पॉइंट कहता है। और यहाँ पर ये देखो 50% मेल चाइल्ड जो हैं, तो उनमें किसी में भी ये जीन ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक है, जिस ट्रेट को हम स्टडी कर रहे थे वो ट्रांसफर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बहुत सिंपल बात है कि जो फीमेल चाइल्ड्स होते हैं उनको एक्स क्रोमोसोम हमेशा कहाँ से मिलता है? मदर से मिलता है, और मदर यहाँ पर कैसी है? नॉर्मल। क्लियर हो गया? तो ये हो गया एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। क्लियर? तो दो चीजें, फादर से अगर ट्रेट डॉटर्स में जा रहा है तो सीधे डोमिनेंस को वो शो करता है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं अपन इसमें। चौथा पॉइंट, चौथा क्लू जो है हमारा यहाँ पर वो है एक्स लिंक्ड रेसेसिव का। रेसेसिव, ठीक है, तो यहाँ पर देखो द ट्रेट विल ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू द मेल चाइल्ड एंड फ्रॉम फादर टू द फीमेल चाइल्ड। ओके, एंड द फीमेल चाइल्ड, यहाँ पर जो फीमेल चाइल्ड होगा दैट विल बी
और दैट विल नॉट ऑलवेज अफेक्टेड, फीमेल चाइल्ड जो है ना वो हमेशा अफेक्टेड नहीं होगी, लेकिन उसके पास में वो ट्रेट हो सकता है और वो उसके लिए कैरियर भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि सिंपल आपको देख लेना है कि अगर मदर से कोई ट्रेट जो है वो मेल चाइल्ड में पहुंच रहा है तो हमें ये मान लेना है कि वो रेसेसिव ट्रेट है। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि मेल चाइल्ड का जीनोटाइप क्या होता है, जीन कॉम्बिनेशन एक्स एंड वाई, और अगर यहाँ पर कोई अफेक्टेड ये जीन आ गया है एक्स लिंक्ड तो ये यहीं पे एक्सप्रेस होगा। फीमेल चाइल्ड अगर है तो उसके पास तो दूसरा एक नॉर्मल जीन प्रेजेंट है, तो इस केस में ये फीमेल हमेशा कैरियर तो हो सकती है लेकिन अफेक्टेड नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसके पास ये दूसरा एक्स नॉर्मल जीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जीन जो है ये कभी भी एक्सप्रेस नहीं हो रहा, तो ये कैरियर तो है फीमेल लेकिन अफेक्टेड नहीं है, दूसरा पॉइंट। ठीक है, और मेल चाइल्ड है और उसके अंदर हमें डिजीज दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि उसके पास एक सिंगल एक्स जीन पहुंचा है जिसके अंदर हमारा कोई एबनॉर्मल जीन प्रेजेंट था। ठीक है, तो ये हमारे क्लूज हैं जो हमें क्या बता रहे हैं कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो मदर से कोई डिजीज मेल चाइल्ड में आ रही है मतलब वो रेसेसिव है। ठीक है, और फीमेल के अंदर वो हमें फीमेल अफेक्टेड दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हो सकता है फीमेल कैरियर हो सकता है फीमेल कैरियर हो। ठीक है, तो ये हमें क्लूज दे रहे हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन्स के इनहेरिटेंस के लिए। ठीक है, तो हमने अभी तक 5 क्लूज की बात करी थी, वो पांचों को आप अपने दिमाग में रखना और इन प्रॉब्लम्स को मेरे साथ में सॉल्व करो। देखो एग्जाम में आपके सामने कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और आपके 12th का जो प्रैक्टिकल है पेडिग्री एनालिसिस का, उसमें भी इसी तरह के पेडिग्री चार्ट्स आते हैं, फैमिली ट्रीज आते हैं और आपसे कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 1 को अपन डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम क्या दे रखी है, हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट। यहाँ पर इसने दे दिया कि भाई ये एक्स क्रोमोसोम पे लिंक्ड है और रेसेसिव ट्रेट है। ओके, 2 बातें इसने हमें बता दी। अब क्या कह रहा है ये, ऑब्जर्व द गिवन पेडिग्री एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है, पहला क्वेश्चन है ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ इंडिविजुअल नंबर 4, 5 एंड 6। तो बच्चों सबसे पहले हमें इस फैमिली ट्री के अंदर इंडिविजुअल नंबर्स डालने पड़ेंगे। तो देखो मैं डालना शुरू करती हूँ, आप भी ऐसे ही डालेंगे। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यहाँ पर हमने इस पूरी पेडिग्री एनालिसिस के अंदर ना टोटल 15 इंडिविजुअल्स को देखा है। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसकी जनरेशन भी लिख देती हूँ। देखो ये है फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, ये है सेकंड जनरेशन और ये है हमारी थर्ड जनरेशन। अब देखो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ इंडिविजुअल नंबर 4, 5 एंड 6। इंडिविजुअल नंबर ये रहा 4, ये रहा 5 और ये रहा 6। इसका हमें जीनोटाइप बताना है। ठीक है, जीनोटाइप बताना है। और ये एक्स और ये सॉरी ये हमारा फादर और ये मदर, हमें ये 2 नॉर्मल यहाँ पर दिखाई दिए है। तो इसको देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे। एक्स वाई फादर, एक्स एक्स मदर, ये मैं फर्स्ट जनरेशन का जीनोटाइप इंडिविजुअल नंबर 1 एंड इंडिविजुअल नंबर 2। क्लियर। अब हमें यहाँ इस पेडिग्री के अंदर देखो क्या दे रखा है, प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, हीमोफीलिया। और हम जानते हैं बच्चों की हीमोफीलिया जो है ना वो, यहाँ फादर तो नॉर्मल है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये एक्स क्रोमोसोम तो नॉर्मल है, लेकिन मदर क्या हो सकती है, मदर कैरियर हो सकती है। तो ये हो गया इसका जीनोटाइप इंडिविजुअल नंबर 1 एंड 2 का। अब यहाँ से मैं बनाऊंगी गैमेट्स। तो सिंपल ये बन गए मेरे गैमेट्स। यहाँ पर देखो
बिल्कुल आप भी ऐसे ही अगर स्टेप वाइज चलोगे ना तो आपको भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, ये मैं बना रही हूँ पुनेट स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पर लिख दिए मेल गैमेट्स और यहाँ पर मैंने ये लिख दिए फीमेल गैमेट्स। ओके, अब देखो मैं चेकरबोर्ड को फिल करती हूँ। तो एक्स और ये फीमेल हो गई कैरियर, एक्स और ये फीमेल है नॉर्मल, यहाँ पर ये है हीमोफिलिक मेल और ये है नॉर्मल मेल। तो अब इस पेडिग्री में देखो हमें क्या सीन मिल रहा है बच्चों, वो आप देखो यहाँ चेक करो। यहाँ पर हमको, मैं यहाँ देखो कुछ नंबर्स डाल रही हूँ, ये मैं नंबर 1 डाल रही हूँ, यहाँ मैं नंबर 2, यहाँ 3 और 4, ये मैंने ऐसे यहाँ पे लिखा है। तो ये नंबर 1 क्या है, ये देखो ये नंबर 1 है फीमेल हीमोफिलिक, ठीक है। नंबर 2 फीमेल नॉर्मल, नंबर 3 मेल हीमोफिलिक, नंबर 4 मेल नॉर्मल, है ना। ये बात समझ में आ गई। अब आओ क्वेश्चन के ऊपर। ऑल द पॉसिबल लिखा है, यानी कि किसी एक इंडिविजुअल के लिए 2 जीनोटाइप भी हम वहां पर लिख सकते हैं। तो इंडिविजुअल नंबर 4 को देखते हैं सबसे पहले अपन। नंबर 4 इज, यहाँ पर सर्कल बना हुआ है, यानी कि ये क्या है, एक फीमेल है, ठीक है। अच्छा, फीमेल के अंदर हीमोफीलिया के कैरेक्टर्स हमें दिखाई तो देते नहीं, इसलिए इस पेडिग्री के अंदर हमें नहीं पता चल रहा कि ये अफेक्टेड है या नहीं है, ये तो कैरियर भी हो सकती है ना। और यहाँ पर देखो हमारे पास 2 तरह की फीमेल्स बन रही हैं। तो फीमेल्स के पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, पहला तो हो सकता है कैरियर और दूसरा हो सकता है नॉर्मल। तो ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का इंडिविजुअल नंबर 4। इंडिविजुअल नंबर 5 की बात करें तो सिंपल 5 तो हमें बिल्कुल सामने दिख रहा है, इसको रेड कलर से हमने फिल किया हुआ है। तो ये क्या है, मेल, और इसका जीनोटाइप क्या है, एकदम क्लियर है, इसका जीनोटाइप ये होगा। 6 में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि इसको हमने फिल नहीं कर रखा है ना। तो ये क्या है, मेल है और इसका जीनोटाइप है एक्स और वाई। तो ये जीनोटाइप देखो, यही चारों जो हमें यहाँ पर क्रॉस के बाद मिले उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है। दोनों फीमेल्स का जो जीनोटाइप है वो इंडिविजुअल नंबर 4 के लिए, इंडिविजुअल नंबर 5 अफेक्टेड दिख रहा है, इंडिविजुअल नंबर 6 नॉर्मल मेल हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसे हमें इसका आंसर निकालना है। अब देखो अगले क्वेश्चन नंबर बी, पार्ट बी पे चलते हैं। इंडिविजुअल नंबर 14 कहाँ है, ये रहा देखो 14, इंडिविजुअल नंबर 14 ये है हमारे एक फीमेल, ठीक है। तो इंडिविजुअल नंबर 14 इज अ फीमेल और ये क्या लिख रहा है कि कैरियर। तो इसका जीनोटाइप तो हो गया सिंपल, ये कैरियर हो गई। एंड इंडिविजुअल नंबर 15 इज नॉर्मल, ये रहा 15, ये हमें दिख रहा है कि नॉर्मल है। तो नॉर्मल है तो एक्स एंड वाई। तो अब ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर फर्स्ट चाइल्ड विल बी अ हीमोफिलिक मेल। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इनका जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो हीमोफिलिक मेल होगा। तो ये क्वेश्चन के लिए हमें अलग से कोई भी पुनेट स्क्वायर नहीं बनाना है क्योंकि ये सेम कंडीशन यहाँ पर हमें दे रखी है। ये देखो नॉर्मल मेल है और ये क्या था, हीमोफिलिक फीमेल, सेम कंडीशन है। अब देखो इसने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछी है तो यहीं से प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। पहले तो मेल और फीमेल चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट होती है, 50-50% होती है। अब ये इस 50% में से भी हीमोफिलिक मेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हीमोफिलिक मेल की प्रोबेबिलिटी बस ये एक है, 25%। 25% प्रोबेबिलिटी है कि जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो हीमोफिलिक मेल होगा, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पर पूछ लेता कि बताओ कैरियर फीमेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप क्या लिखते, अगेन 25%। आपसे पूछ लेता ये कि नॉर्मल मेल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो भी कितनी होती, 25% होती, ठीक है। नॉर्मल फीमेल की प्रोबेबिलिटी पूछ लेता तो वो भी 25% होती, ठीक है ना। ये तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है
ये कैरियर 25%, नॉर्मल फीमेल 25%, नॉर्मल मेल 25% एंड हीमोफिलिक मेल 25%। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम, जिसमें हमने क्या क्या देखा। देखो, हमने फैमिली हिस्ट्री को देखा, जीनोटाइप कैसे निकालने हैं उसको देखा, है ना। तो इन सब चीज़ों को अपन ने देखा, और जो क्लूज हमने पढ़े हैं उसको भी हम अभी यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ओके, अब चलते हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, ये एक और हमारे सामने प्रॉब्लम है। एक पेडिग्री दे रखी है और आपसे कहा जा रहा है ऑब्जर्व द पेडिग्री एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, वेदर इट इज ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। तो सबसे पहली बात हमें क्या पता लगानी है कि भाई ये ऑटोसोमल है या एक्स क्रोमोसोमल लिंक्ड ट्रेट है। ठीक है, अब इसको देखो हम कैसे पता लगाएंगे। सिंपल, यहाँ पर हम इसको स्टडी करते हैं तो देखो यहाँ पर हमको ना दो फैमिलीज दिखाई दे रही हैं। ये तो एक फैमिली दे रखी है, फैमिली नंबर 1, और ये एक फैमिली है, फैमिली नंबर 2। इस एक फैमिली के अंदर मदर और फादर जो है ना, यहाँ पर दोनों अफेक्टेड है। ठीक है, और इस फैमिली मदर फादर दोनों अफेक्टेड है, और जो इसकी फर्स्ट जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है। तो यहाँ पर मैं इंडिविजुअल्स के नंबर भी डाल देती हूँ पहले, फिर अपन इसको आगे बढ़ना शुरू करते हैं। 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर सेकेंड जनरेशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। हम बात कर रहे हैं ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। तो हम एक बात पढ़कर आए हैं कि अगर ऑटोसोमल होगा तो मेल एंड फीमेल चाइल्ड दोनों के अंदर हमें वो ट्रेट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये देखो, ये तो है फीमेल चाइल्ड, ये है मेल चाइल्ड। तो सेकेंड जनरेशन के अंदर हमें मेल और फीमेल दोनों के अंदर वो ट्रेट दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब सिंपल, हमारा जो फर्स्ट क्लू था, तो फर्स्ट क्लू से हमने पता लगा लिया कि भाई दिस इज अ ऑटोसोमल इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। ठीक है, क्लियर क्लू नंबर फर्स्ट से। अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि भाई ये डोमिनेंट है या रेसेसिव है, डोमिनेंट है या रेसेसिव है। तो देखो, इसके लिए एक चीज यहीं से देखो, यहीं पर आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ फादर और मदर दोनों अफेक्टेड है। ठीक है ना, दोनों अफेक्टेड है, लेकिन इनका जो ये एक 7 नंबर इंडिविजुअल चाइल्ड आप देख रहे हो, इन चाइल्ड नंबर 7, ये बिल्कुल नॉर्मल हुआ है। ठीक है ना, नॉर्मल है ना, देखो ये अफेक्टेड नहीं है। तो आप याद रखो ऑटोसोमल डोमिनेंट के क्लूज में हमने ये बात पढ़ी थी कि अफेक्टेड पेरेंट में प्रोड्यूस नॉर्मल चाइल्ड। तो यहाँ पर इन्होंने अफेक्टेड पेरेंट से नॉर्मल चाइल्ड प्रोड्यूस किया है, यानी कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट को प्रेजेंट कर रहा है। तो पूरी की पूरी फैमिली को अपन को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, और हमने सिर्फ ये 2 जनरेशन और एक फैमिली के बीच में ही जो है ना स्टडी करके और ये फाइंड आउट कर लिया कि ये जो ट्रेट है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। क्लियर? ओके, चलो आगे चलते हैं और एक नेक्स्ट प्रॉब्लम को और देखते हैं। यहाँ भी आपको एक पेडिग्री चार्ट दे रखा है और आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहला पूछ रहा है वेदर इट इज ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। तो ऑटोसोमल को पता लगाने के लिए सिंपल सी बात है, अपन थोड़ा सा इसको फैमिली ट्री को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये है हमारी फैमिली नंबर 1, ये है हमारी फैमिली नंबर 2, ये इसकी फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये यहाँ पर शो कर रहा है थर्ड जनरेशन को, और इसके बाद में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ओके, तो ये टोटल यहाँ पर 19 इंडिविजुअल्स अपन ने बना लिए।
3 जनरेशन से 2 फैमिलीज है जिसकी पेडिग्री एनालिसिस की गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहली बात पता लगानी है ऑटोसोमल एंड एक्स लिंक की। तो सिंपल देख लो, सेकंड जनरेशन को देखते हैं अपन। सेकंड जनरेशन में ये देखो, एक तो फीमेल है जो कैरियर अफेक्टेड यहाँ पर दिख रही है। इसके बाद में यहाँ देखो, यहाँ पर मेल भी है जो अफेक्टेड है, ये फीमेल भी अफेक्टेड है। सिंपल, यहीं से अपन को पता चल गया कि ऑटोसोमल है। क्यों है? क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के अंदर वो ट्रेट इनहेरिट हो रहा है। क्लियर? तो पहली बात तो निकल के आ गई। अब आ जाते हैं दूसरी बात पर कि भाई डोमिनेंट है या रेसेसिव है। ठीक है, तो डोमिनेंट रेसेसिव के लिए चलो इस फैमिली को थोड़ा सा देखते हैं भाई क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये देखो, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन, यहाँ पर देखो फर्स्ट जनरेशन है ये। इससे ये जो सेकंड जनरेशन बनी, ये इसके 3 यहाँ पर 6, 7 और 8, ये इसके 3 चिल्ड्रेन है ना, 6, 7, 8। और यहाँ देखो, यहाँ ये फादर तो अफेक्टेड है लेकिन तीनों के तीनों जो बच्चे हैं ये कैसे शो हो रहे हैं? ये हमें नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से आपको कुछ याद आ रहा है? यहाँ से हमें याद आ जाना चाहिए ऑटोसोमल रेसेसिव का क्लू नंबर 1। ऑटोसोमल रेसेसिव का जो हमने क्लू पढ़ा था वो याद आना चाहिए कि वहाँ हमने लिखा था द ट्रेट में बी स्किप्ड, स्किप मतलब दिखाई नहीं देना, मे बी स्किप्ड इन एनी जनरेशन। तो यहाँ पर देखो जनरेशन 2 के अंदर हमें ट्रेट दिखाई नहीं दिया, यहाँ से ट्रेट कहाँ चला गया? गायब हो गया। पहला क्लू तो हमें ये सिंपल यहाँ से पता चल गया, इस क्लू से हमें पता चल गया कि भाई ये जो ट्रेट का इनहेरिटेंस हम स्टडी कर रहे हैं वो कैसा है? वो रेसेसिव है। अब इसको थोड़ा सा और भी आप, वैसे तो यहाँ से अपना आंसर आ गया और अपना काम हो चुका है, पर इसको तुम थोड़ा सा और भी देख सकते हो। तो उसका जो क्लू ऑटोसोमल रेसेसिव का जो सेकंड क्लू था उसके अंदर देखना, वहां पर अपन ने लिखा है बच्चों अनअफेक्टेड पेरेंट्स। ये देखो पेरेंट नंबर 8 एंड 9 ये दोनों अनअफेक्टेड है। अनअफेक्टेड पेरेंट ये दोनों नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो वहां अपन ने लिखा था अनअफेक्टेड पेरेंट्स मे प्रोड्यूस अफेक्टेड चाइल्ड। तो ये देखो 17 नंबर इंडिविजुअल अफेक्टेड फीमेल है। तो ये जो क्लू था उससे अपन ने यहाँ पर पता लगा लिया कि यहाँ पर ये जो पेडिग्री हमें शो की गई है, दिस पेडिग्री इज शोइंग द इनहेरिटेंस ऑफ ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। ठीक है, इनहेरिटेंस कैसा है? दैट इज जीन कहाँ प्रेजेंट है? ऑटोसोम पे प्रेजेंट है। और जीन कैसा है? द जीन इज रेसेसिव। क्लियर? तो अपन वो क्लूज जो अपन ने 5 लिखे हैं ना, बस वही यूज कर रहे हैं और उसी से आप किसी भी तरह की पेडिग्री होगी तो उसको बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। अब देखो एक प्रॉब्लम और अपने सामने है, ये एक और फैमिली ट्री यहाँ पर देखो। अब इसको ऑब्जर्व करना है और आपको बताना है, वही 2 बातें बतानी है कि ये ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है और ये डोमिनेंट है या रेसेसिव है। ठीक है, तो पहली बात ऑटोसोमल को कैसे पता करेंगे? अब तो तुम पूरे पक्के हो गए होगे और तुम्हें पूरी अच्छी तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी आ गई होगी। ठीक है, चलो फिर भी मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। ये है मेरी फर्स्ट जनरेशन, ये है सेकंड जनरेशन, ये है थर्ड जनरेशन, ये है फोर्थ जनरेशन। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी मैं लिखूंगी, आप भी इस फैमिली ट्री को अपने साथ यहाँ पर बना लें नोटबुक में। 13, 14, 15 एंड 16 ये 4 जनरेशन है और यहाँ पर मैंने टोटल 16 इंडिविजुअल्स यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, अब देखो इनहेरिटेंस का पैटर्न देखते हैं। ये फादर है जो कैसा है? अफेक्टेड है। और फादर अफेक्टेड है और इसकी जो ये 4 बच्चे हुए हैं ना, 4 चिल्ड्रन हुए सेकेंड जनरेशन में, तो इसमें यहाँ आप ऑब्जर्व करो इंडिविजुअल नंबर 3, 5 और 6
ये तीनों के तीनों फीमेल हैं और तीनों के तीनों कैसी हैं, अफेक्टेड है। तो फादर से ट्रेट जो है वो इनहेरिट हो रहा है, किसमें हो रहा है, गर्ल चाइल्ड के अंदर, फीमेल चाइल्ड के अंदर इनहेरिट हो रहा है। तो फिर बच्चों ध्यान रखो अपना जो हम लोगों ने एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पढ़ा था, वहां पे अपन ने एक पॉइंट लिखा था कि ऑल गर्ल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड ऑफ एन अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड। ठीक है, तो ये है अफेक्टेड फादर और सारी की सारी गर्ल चाइल्ड जो है वो अफेक्टेड है। तो इसका मतलब ये ऑटोसोमल तो है नहीं, ये कैसा है, एक्स लिंक्ड है। और इसमें भी एक्स लिंक्ड में भी कैसा है, ये डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर फादर अफेक्टेड है तो सारी के सारी जो गर्ल चाइल्ड होंगी, फीमेल चाइल्ड होंगे, वो अफेक्टेड होंगे। और दूसरी चीज हमने वहां और पढ़ी थी, एक सेकंड पॉइंट, कि कभी भी फादर से सन के अंदर वो ट्रेट ट्रांसफर नहीं होगा। तो देखो फादर से सन में ट्रांसफर नहीं हुआ, इसलिए ये जो सन है, मेल चाइल्ड है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, तो वो क्लू जो हमने पढ़ा था एक्स लिंक डोमिनेंट में, बस उन दो क्लूज को यूज करके हमने इस क्वेश्चन का आंसर को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो अब अपन आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं एक और प्रॉब्लम की। ये है हमारी प्रॉब्लम नंबर 5। देखो यहाँ पर भी हमें इस पेडिग्री को स्टडी करना है और पता लगाना है कि भाई यहाँ पर ये ऑटोसोमल है, एक्स लिंक्ड है, डोमिनेंट है, रेसेसिव है, क्या है। तो देखो देखते हैं इस फैमिली को। ये मेरी फर्स्ट जनरेशन यहाँ शो हो रही है, ये है सेकंड जनरेशन, ये है थर्ड जनरेशन। फटाफट अपन इनके इंडिविजुअल्स के नंबर भी डाल देते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ओके, अब जरा देखो इसको स्टडी करते हैं अपन। तो सबसे पहली बात सिंपल, यहाँ हमें बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो मदर है, मदर अफेक्टेड है और ये जो ट्रेट है ये मदर से मेल चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, मदर से मेल चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। तो सीधा हमें सबसे पहली बात तो यहाँ पर, अच्छा देखो एक चीज मैंने एक चीज बताई नहीं, यहाँ पर अपन पहले तो ये देखे ना ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक्ड है। तो इसको देखने के लिए सिंपल बात है, अपन इतनी देर से पढ़ रहे थे और यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गई, ऑटोसोमल के लिए ज़रूरी है कि मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड हो। और यहाँ पर हमें एक भी फीमेल अफेक्टेड दिखाई नहीं दे रही है, फीमेल सारी नॉर्मल है, केवल मेल अफेक्टेड है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा पहली बात कि भाई ये एक्स लिंक्ड है। ठीक है, अब दूसरी बात पता करनी है डोमिनेंट है या रेसेसिव है। तो दूसरी बात हमें पता चल गई यहाँ से कि भाई अगर कैरेक्टर हम लोग पढ़कर आए थे, देखो एक्स लिंक्ड रेसेसिव के अंदर हम लोगों ने लिखा था द ट्रेट विल ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू द सन। तो मदर से सन के अंदर ट्रेट यहाँ में ट्रांसफर होता हुआ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, इसलिए ये है हमारा रेसेसिव। तो ये हो गया हमारा एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट। ठीक है, तो अब ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी अच्छे से सॉल्व हो गई। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट, ये सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे बाहर कुछ नहीं आता बच्चों। अगर आप ये जो पैटर्न मैंने बताया ना कि कैसे क्लूज को ध्यान में रख के सॉल्व करना है, अगर इसको आप फॉलो करोगे तो पेडिग्री आपकी कभी गलत नहीं होगी। एक लास्ट पेडिग्री में और आपके साथ में डिस्कस करती हूँ। यहाँ पर मैं आपको ब्लड ग्रुप समझा रही हूँ। तो ब्लड ग्रुप के लिए कोडोमिनेंस वाला जो अपना पोर्शन है उसमें जीनोटाइप्स दे रखे हैं, सारे के सारे जीन कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप के, उसको याद रखना। ठीक है, तभी ये पेडिग्री आप सॉल्व कर पाओगे। अब देखो यहाँ पर ऑब्जर्व करना है और आपको बताना है पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स। ये हमारे ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है।
तो हमें इन दोनों पेरेंट का पॉसिबल जीनोटाइप बताना है। और इंडिविजुअल नंबर 3, तो पहले तो हमें इंडिविजुअल नंबर डालने पड़ेंगे। तो ये है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। हमेशा पेडिग्री सामने आते ही जनरेशन्स मार्क करो, इंडिविजुअल्स के नंबर मार्क करो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, ये मैंने मार्किंग कर ली, फैमिली ट्री कंप्लीट है। अब मैं निकालूंगी पॉसिबल जीनोटाइप। तो देखो ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी। तो ब्लड ग्रुप ए के लिए पॉसिबल जीनोटाइप होते हैं, एक तो ये और दूसरा होता है ये। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए। और ब्लड ग्रुप बी के लिए पॉसिबल जीनोटाइप्स होते हैं होमोजाइगस कंडीशन और ये हो गई इसकी हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी होगी? देखो बच्चों, यहाँ पर जो इनके आगे बच्चे बताए गए, चिल्ड्रन बताए गए, नेक्स्ट प्रोजेनी, उसमें देखो एक तो हमको ए बी मिल रहा है और एक हमको ओ मिल रहा है। तो इस ओ ब्लड ग्रुप को हमेशा ध्यान रखना। ब्लड ग्रुप ओ कब होता है? जब हमारे पास में दोनों होमोजाइगस रेसेसिव जीन एलील्स होते हैं। क्लियर? तो इससे बिल्कुल सीधा कंसेप्ट है कि भाई ये कब होगा कि जब यहां पर जीन कॉम्बिनेशन ये होगा। क्लियर? इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं होगी कि ब्लड ग्रुप हमें ओ मिले। तो पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या हो जाएंगे? पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या हो जाएंगे? जब हमारे पास ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी दोनों में एक एक रेसेसिव जीन एलील प्रेजेंट होगा, ये रेसेसिव जीन एलील प्रेजेंट होगा, तभी ये पॉसिबिलिटी है कि जो हमारी नेक्स्ट प्रोजेनी होगी उसमें हमें होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन मिलेगी। क्लियर? तो हमारा यहाँ पर पॉसिबल जीनोटाइप पेरेंट्स के क्या हो जाएंगे? आई ए स्मॉल आई एंड आई बी स्मॉल आई। तो ये हो गया इसका आंसर। अब इंडिविजुअल नंबर 3 की बात करते हैं। ये देखो, ये है इंडिविजुअल नंबर 3। अब इंडिविजुअल नंबर 3 के लिए देखो क्या दे रखा है कि भाई यहाँ पर जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप हमें दे रखा है आई बी। तो आई बी के लिए हमको पता है कि केवल एक ही जीन कॉम्बिनेशन हमारे पास होता है, आई ए एंड आई बी। अब हमें इससे ब्लड ग्रुप क्या बनाना है कि भाई अगली जो प्रोजेनी है उसमें हमारे पास में ब्लड ग्रुप होना चाहिए ए। ठीक है, तो आप सोचो इसको हम किसके साथ में क्रॉस कराएं कि ब्लड ग्रुप ए मिल जाए। तो देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज क्या है उसको देखना। भाई आई ए स्मॉल आई, इसके साथ अगर हम इसको क्रॉस कराएंगे तो डेफिनेटली ये जीन कॉम्बिनेशन मिलेगा और हमको ब्लड ग्रुप ए ईजिली मिल जाएगा। अगर आई ए और स्मॉल आई भी क्रॉस होंगे तो भी ब्लड ग्रुप ए हमें मिल जाएगा। सेकेंड प्रोबेबिलिटी देखते हैं। अगर ये होमोजाइगस ब्लड ग्रुप ए है, इंडिविजुअल नंबर 3, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल नंबर 3 के कौन कौन से जीन कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो देखो जीनोटाइप्स इसके लिए, अगर ये कॉम्बिनेशन होगा तो भी हमें यहाँ पे ये क्रॉस हो जाएगा और हमको ब्लड ग्रुप ए मिल जाएगा। तो ये भी प्रोबेबिलिटी है, इससे भी हमें मिल सकता है। थर्ड देखो, अगर ब्लड ग्रुप बी वाले के साथ में मीटिंग होती है, इंडिविजुअल नंबर 3 क्या है? इंडिविजुअल नंबर 3 ब्लड ग्रुप बी है, तो भी यहाँ पर देखो ये और ये दोनों जीन एलील्स मिल जाएंगे और ब्लड ग्रुप ए हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि अगर इंडिविजुअल नंबर 3 जो है वो ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप ओ है, तो भी देखो ये स्मॉल आई और ये आई ए, ये दोनों मिल जाएंगे और ब्लड ग्रुप ए बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो नंबर 3 है इंडिविजुअल, इसके लिए ये 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों के चारों पॉसिबल जीनोटाइप हैं, क्योंकि इन चारों का जब हम ए और बी के साथ, ए बी ब्लड ग्रुप के साथ में क्रॉस करवाएंगे तो हमें ब्लड ग्रुप ए मिलेगा। बच्चों आपको अगर ये ऐसे सिंपल समझ में नहीं आ रहा है तो देखो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ
आप उस तरह से इन चारों को सॉल्व करना। ठीक है, मैं ले रही हूँ ब्लड ग्रुप ए बी वाला फादर है, तो ये इसका जो जीनोटाइप होगा वो होगा ये, और इससे जो गैमेट्स बनेंगे वो बनेंगे आई ए और आई बी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये 4 पॉसिबल जीनोटाइप्स लिखे हैं इंडिविजुअल नंबर 3 के लिए। मैं इस एक को सॉल्व कर रही हूँ, बाकी को आप खुद सॉल्व करना। ठीक है, तो सपोज इंडिविजुअल नंबर 3 जो है, सपोज उसका जो जीनोटाइप है वो ये नंबर 1 वाला है। ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पर एलील्स क्या बन जाएंगे, गैमेट्स क्या बन जाएंगे, आई ए और ये रेसेसिव। अब आप क्या करोगे, आप सिंपल चेकर बोर्ड बनाओगे, पुनेट स्क्वायर। यहाँ पर आप ये वाले जीन्स लिख देना, गैमेट्स लिख देना, यहाँ पर ये गैमेट्स लिख देना। अब इनका सिंपल कॉम्बिनेशन कर देना, आई ए, ये हो गया आई ए आई बी, अगेन ये हो गया आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई। अब देखो यहाँ पर सिंपल हमारे पास सीधी निकल कर आ गया, ये ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप ए है। यानी कि अगर यहाँ पर इंडिविजुअल नंबर 3 का जीनोटाइप आई ए और स्मॉल आई होगा तो हमें ब्लड ग्रुप ए मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका पॉसिबल जीनोटाइप में से एक पॉसिबिलिटी मैंने आपको समझाई है, आप बाकी 3 पॉसिबिलिटीज को करके देखना, बिल्कुल इसी पैटर्न से करके देखना। यहाँ पर आप बारी बारी से ये 2, 3 और 4 नंबर के जीनोटाइप रखना, गैमेट्स बनाना, पुनेट स्क्वायर बनाना और अपने आंसर को फाइंड आउट करना। क्लियर? तो ये हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं और अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल नंबर 8। ये इंडिविजुअल नंबर 8 था, मैंने इंडिविजुअल नंबर 8 वापस डाल देती हूँ। 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस 8 इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, फादर है यहाँ पर O, मदर है यहाँ पर ए के लिए मेरे पास में 2 पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं। ठीक है, अब देखो ब्लड ग्रुप इसका क्या हो सकता है, तो मैं यहाँ पर 2 क्रॉस करूंगी। यहाँ से तो दोनों एक ही तरह के गैमेट्स बनेंगे। यहाँ पर गैमेट क्या बनेगा, यहाँ पर एक ही गैमेट बनेगा, एक ही तरह के गैमेट बनेंगे आई ए। बट यहाँ से 2 तरह के गैमेट्स बन सकते हैं, आई ए एंड स्मॉल आई। ठीक है, तो फर्स्ट केस ये मैं ले रही हूँ फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में तो हमको दिख रहा है आई ए स्मॉल आई, बस ये एक ही प्रोबेबिलिटी है, सारे के सारे एक जैसे ब्लड ग्रुप होंगे। यानी कि ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा ए। तो इंडिविजुअल नंबर 8 का एक ब्लड ग्रुप तो हो सकता है ए। अब देखें क्या यहाँ से कोई दूसरा चांस है ब्लड ग्रुप का, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए मैं देखो एक चेकर बोर्ड बनाती हूँ। ये मैंने एक पुनेट स्क्वायर बना दिया, यहाँ पर मैंने ये दोनों गैमेट्स लिख दिए जो हमें फादर से मिल रहे हैं और यहाँ पर मैं ये 2 गैमेट्स लिख रही हूँ जो हमें मदर से मिले हैं। ठीक है, अब कॉम्बिनेशंस देखते हैं अपन यहाँ पर। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें 2 तरह के ब्लड ग्रुप्स मिल रहे हैं, ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप ओ। तो आंसर क्या हो सकता है, आंसर होगा द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ए इज ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, तो ये थी प्रॉब्लम नंबर 6 जो मेरे आज के वीडियो की लास्ट प्रॉब्लम है। अब आप इन सारी प्रॉब्लम्स को एक बार लिखना, खुद सॉल्व करना, और उसके बाद में आपके पास कोई भी पेडिग्री प्रॉब्लम है तो आप उस पेडिग्री प्रॉब्लम को इन क्लूज के बेस पे सॉल्व करने की कोशिश करना। 101% किसी भी प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, बाय।